बहुत ही कम समय है, समय का अभाव है, इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी से हम हमारे समक्ष 2 शब्द कहने को अनुरोध करते हैं। नरुआ गुरबजीत का जिबका गुरब दुम ओके यापो पिबा तो का ओके ऐसे रेडी तो का दे सबसे पहले तो अपना लोबुम वेलफेयर सोसाइटी के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के इस शुभ अवसर पर आप सभी जो लोबुम के जितने भी जो 15 क्लैन के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, आप सभी को हमारे ओर से इस गोल्डन जुबली का अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने इस बार के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के प्रेसिडेंट हमारे श्री हेंतो कारगा जी और जनरल सेक्रेटरी दोगे कमदुक जी, और ख़ास करके हमारे डीआईजी साहब तोजो कारगा जी और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री न्यामर जी, जिन्होंने पर्सनली हमको टेलीफोन करके भी हमें इनवाइट किया और मेंबर्स लोग खुद मेरा ऑफिस में वहाँ आके अपना लोबुम सोसाइटी का जो गोल्डन जुबली का इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और मैं भी काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ कि इस बहुत रेयर ओकेजन है, बहुत ही एक ख़ास ओकेजन है, इसमें हमको भी एक यहाँ पे आके इस गोल्डन जुबली का एक पार्ट होने का जो मौका दिया है, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस हिस्टोरिक ओकेजन में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सांसद, प्रदेश के सीनियर लीडर श्री तपिर गांव जी, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री न्यामर करबक जी, हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री करदू निक्योर जी, श्री केंतो जिनी जी, श्री गोकर बसर जी, और हमारे GWS गालो वेलफेयर सोसाइटी के हमारे प्रेसिडेंट और पूर्व हमारा कमिश्नर भी रह चुके हैं श्री मारनिया एते जी, और हमारे SP इंचार्ज श्री तुमे अमोजी, कमांडेंट 2nd ABP BN, ADC आलो, ADC कंबा, ADC योमचा, और हमारे BRTF 44 BRTF के कमांडेंट श्री BP सिंह जी, 20th बटालियन ITBP के कमांडेंट श्री टाशी नमगिल्ला, हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट है तागिन कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट, यहाँ उपस्थित जितने भी जो जिला परिषद मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, और हमारे गांगबुरा, गांगबुरीस और मीडिया के दोस्तों। तो आज का जो दिन है हम सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके अपना लोबुम से जुड़ा हुआ जितने भी जो क्लैन है, हमें बताया गया है कि कुल मिला के आदि में भी लोबुम का है और अपना गालो में भी है, कुल मिला के 15 क्लैन से जुड़ के इस लोबुम वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ है। और आज यहाँ आके अपना जो स्टेचू है अपना आतो लोबुम का, उनको भी अनवेलिंग करने का हमें मौका मिला है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों के प्रेसिडेंट श्री हेंतो कारगा जी ने अपने लोबुम वेलफेयर सोसाइटी के बारे में जो हिस्ट्री उन्होंने जो बताया, 1973 से लेके अभी तक जिस प्रकार से जो चला है, वो वाकई ही आप लोगों का तारीफ करने लायक है। हमें लगता है कि ये जो लोबुम वेलफेयर सोसाइटी है, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल फाउंडेशंस में है कि जितने भी जो क्लैन है अपना, जैसे करको का भी है, अपना लोबुम का भी है, इस प्रकार से ये इनिशियल स्टेज में आप लोग ने वन ऑफ द पायनियर्स आप लोग ने शायद अरुणाचल में इस प्रकार से आप लोग ने शुरुआत किया है। और जो अचीवमेंट अपने प्रेसिडेंट साहब कारगा जी ने जो बताया कि समाज में किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं लोबुम वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब से, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। और आने वाला दिनों में भी आप लोगों को और भी हम लोगों को कुछ कुछ क्षेत्र में आप लोगों के बीच में हम रखेंगे, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आप लोगों के बीच में रखेंगे, उसके ऊपर में और भी काम हम लोगों को करना होगा।
आप सबको पता है कि पिछले करीबन 9-10 सालों में हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का अगर विकास के बारे में बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर केवल अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट अभी बहुत तेजी गति से हम लोग आगे बढ़ रहा है। पूरे देश, पूरे भारत देश तो आगे बढ़ ही रहा है। एक ज़माना हुआ करता था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही एक नेग्लेक्टेड एक एरिया हुआ करता था। आज इस सभा में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अपना लोबम समाज के काफ़ी सीनियर्स लोग हैं और डाइस में काफ़ी सीनियर्स लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग सोचिए कि 10 साल पहले अपना नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत हुआ करता था और अरुणाचल प्रदेश का क्या हालत हुआ करता था। अभी आज के परिस्थिति में देखिए कि अरुणाचल प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका है, नॉर्थ ईस्ट कितना आगे बढ़ चुका है। तो ये सब जो डेवलपमेंट के हिसाब से जो सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, समाज, स्टेट आगे बढ़ रहा है, इसमें लीडरशिप का बहुत इम्पोर्टेंट एक उसमें एक वैल्यू होता है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक दिशा दिखाया, टीम इंडिया का उन्होंने कंसेप्ट उन्होंने घोषणा किया। उसी प्रकार से अरुणाचल में हम लोग ऐसे टीम अरुणाचल के हिसाब से हम लोग पिछले कई सालों से हम लोग एकजुट होके मेहनत करके अपना समाज में हो, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तब जाके स्टेट भी हम लोग आगे लेके जा पाया है। अभी कुछ आंकड़ा मैं आप लोगों को मैं देना चाहेगा कि पिछले कई सालों से हम लोग ने खास करके फाइनेंस के क्षेत्र में हम लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग ने अचीवमेंट किया हुआ है। मैं फाइनेंस को इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी आप लोग आए हुए हैं अलग अलग फैमिली से, तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का होता है कि स्टेट का जो बजट, फैमिली का अपना घर का इनकम, अगर घर का इनकम अच्छा होता है तो बच्चों को हम लोग और भी फैसिलिटी दे सकता है, अपना घर के लिए हम लोग और भी फैसिलिटी हम लोग प्रावधान कर सकता है, हम लोग घर का प्लानिंग हम लोग और भी अच्छा से हम लोग कर पाता है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में फाइनेंस में भी हम लोग ने बहुत अच्छा हम लोग ने इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। 1972 जो अरुणाचल का नामकरण हुआ है तब से ही एस यूनियन टेरिटरी हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया। 1987 में हम लोगों का स्टेटहुड, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड मिला। तब से लेके 1972 ऑनवर्ड्स जब से हम लोगों का यहाँ पे अपना गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ है, तब से लेके अपना स्टेट का जो रेवेन्यू वो बढ़ते गया। 2016 में जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मैंने कंपेयर किया कि 2016 तक का एक साल का इनकम क्या है अपना स्टेट का। तो वहाँ में फाइनेंस और प्लानिंग सब लोग ने रिपोर्ट दिया कि करीबन 900 करोड़ था उस वक्त में एक साल का इनकम, और ये 900 करोड़ भी है 1972 से साल में बढ़ते गया। 2015-16 का आंकड़ा है 900 करोड़। तो उस 900 करोड़ को अभी बढ़ाते डबल से भी ज़्यादा करते अभी लास्ट 2023 का बजट में हम लोग ने देखा कि 3500 करोड़ हम लोग ने पहुंच चुका है। अभी इस बार का तो 2024 में रेगुलर बजट तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन का कारण से सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा, मगर इलेक्शंस के बाद में रेगुलर बजट वहाँ पे पेश किया जाएगा। वहाँ में तो और भी हम लोग ने काफ़ी ये पार किया होगा। तो स्टेट को देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों का रिसोर्सेस को हम लोगों को आगे बढ़ाना ये बहुत ही ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये आप सब लोग जानते हैं और मैं भी इस चीज़ को बार बार आप लोगों को बोलते रहता हूँ। और अरुणाचल में जिस प्रकार से अपना जो लोबम जो क्लैन है वो आदि ट्राइब में भी है, गालो ट्राइब में भी है। तो इस प्रकार से अरुणाचल में ट्राइब को देखा जाए तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स ये अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए हैं। 26 मेजर ट्राइब और मोर देन 100 सब ट्राइब्स हम लोग कहते हैं। सो यहाँ का जो डाइवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे डाइवर्स स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। हम लोग एक ट्राइब दूसरा ट्राइब से हम लोग भाषा समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोगों का भाषण भी हिंदी में हम लोगों को देना होता है। मगर हम लोगों का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो अरुणाचल जैसे और कहीं भी नहीं है। बीच में छोटा मोटा इंसिडेंट तो होते रहते हैं, मगर इसमें इस यूनिटी को कायम करने के लिए हर एक ट्राइब का लोग, हर एक समाज, हर एक क्लान के लोग ने सदियों से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया हुआ है।
और अरुणाचल का जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पूरे देश में सबसे सुंदर अगर कोई स्टेट है तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश ही है। अभी आर्ट्सवाइल जो 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, कामेंग क्षेत्री बोलिए, सुबनसिरी बोलिए, सियांग बोलिए, तिरप बोलिए या लोहित बोलिए, उस पूरा जो क्षेत्र का हमें जो पर्सनली हमने तो अरुणाचल को इतना बार ये टूरिंग किया हुआ है, हमें जो लगता है कि सबसे पोटेंशियल और सबसे सुंदर एरिया तो आर्ट्सवाइल जो आपका जो सियांग जो बेल्ट है उसका कॉम्पीट में तो कोई भी नहीं है। यहाँ सियांग बेल्ट में इतना पोटेंशियल है आप लोगों का, इतना बढ़िया पोटेंशियल है कि अरुणाचल का नंबर 1 पोटेंशियल एरिया ये अपना सियांग रीजन में है। टूरिज्म का क्षेत्र में हो, नेचुरल रिसोर्सेज का क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में हो, बहुत अच्छा रिसोर्सफुल रीजन है ये। सो इस प्रकार से अभी गवर्नमेंट हम लोग आगे का प्लानिंग का जर्नी को लेके हम लोग काफ़ी अभी अपना पास्ट एक्सपीरियंस को भी लेते हुए फ्यूचर का अरुणाचल का प्लानिंग किस हिसाब से होना है उसको ऊपर में हम लोग काम करना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया है। आज तपिरगांव जी का स्पीच में भी इन्होंने जिक्र किया और अपना GWS माननीय एते साहब का स्पीच में भी एते साहब ने भी जिक्र किया कि जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल इज इन होम फॉर मोर देन 26 मेजर ट्राइब। तो वाकई में अगर अपना स्टेट को आगे बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री ईटानगर में बैठ के या हमारा जितने भी जो मंत्री और ऑफिसर्स लोग ईटानगर में बैठ के अगर हम ही लोग अगर प्लानिंग करेगा तो ये स्टेट जो है गड़बड़ होते रहेगा और बाद में कोलैप्स भी हो जाएगा, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, हर एक एरिया का चैलेंजेस अलग है, हर एक एरिया का अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग है। उसी आधार से आपको प्लानिंग जो है हम लोगों को करना होता है। तो आज से 6-7 साल पहले हमने ये शुरुआत किया कि अपना जो एपेक्स बॉडी होता है कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBOs, उनको हमने बजट मेकिंग में प्रोसेस को हम लोग ने शामिल किया। हर एक ट्राइब का एपेक्स बॉडी को बुलाया, अपना GWS का गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुला के पूरा दिन भर वहाँ कॉन्फ्रेंस चलता है कि आपका एरिया में लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप लोगों का एरिया में क्या चैलेंजेस है, आप लोग किस प्रकार से डेवलपमेंट का साथ में सरकार का साथ में आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस को कैसे रोल आउट कर पाएगा। सो इस प्रकार का इश्यूज़ को लेके हम लोग ने काफ़ी डिस्कस करते हुए तो ये हम लोग ने एक क्लैरिटी ले लिया कि सरकार का जो पुराना जितने भी जो बजट बनता था, बजट जो है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, मगर ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने सोचा कि अरुणाचल में इतना सारा ट्राइब है, सरकार अकेला इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग चुपचाप से बनाएगा तो ये जस्टिस नहीं होगा। इसलिए बजट का प्रिपरेशंस का भी मैंने पूरा पब्लिक कर दिया है। प्रैक्टिकली सभी जैसे मैंने कहा CBOs को बुलाता है, इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल भी हमने 5-6 साल से उसको शुरुआत कर दिया ताकि एजुकेटेड जो यूथ लोग हैं अपने सजेशंस ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक सरकार को भेज सके कि बजट किस प्रकार से उन लोगों का एस्पिरेशंस को मीट अप करना चाहिए। सो इस प्रकार से अभी लास्ट 7-8 ईयर से अरुणाचल का बजट जो है हम लोग ने इस प्रकार से बनाना शुरू हुआ है और आज अरुणाचल प्रदेश ने जितने भी जो अचीवमेंट किया है ये उसी का ही फीडबैक है, उसी बजट प्रिपरेशन का ही फीडबैक है जो आज हम लोगों को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी या डिस्ट्रिक्ट में अपने गाँव में जो देखने को मिल रहा है। अभी आने वाला जो दिनों में भी इस बजट प्रिपरेशन का बारे में बोलिए या गवर्नमेंट का प्लानिंग में, उसमें हम लोग एक बड़ा रिफॉर्म अभी हमने रोड में बना के रखा हुआ है। जैसे अभी इस बार का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उस प्लानिंग प्रोसेस को मैं पूरा अभी रोल आउट करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि CM साहब टूर में गया या मंत्री MLA लोग टूर में गया तो पब्लिक मेमोरेंडम आ जाता है, उस पब्लिक मेमोरेंडम का आधार पर हम लोग जाके उसको एड्रेस करते हैं। पब्लिक मेमोरेंडम बहुत अच्छा बात है, मगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको ये लगता है कि हर एक पंचायत में अपना जो प्लानिंग प्रोसेस जो है वहीं से शुरुआत होके आना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में खास करके हमारा जो डिप्टी कमिश्नर का जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग और भी एम्पावरमेंट हम लोग कर रहे हैं। उनके साथ में डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारा ऑनरेबल MLA मिनिस्टर्स उनके साथ होगा और हमारे 2 सांसद है, दोनों सांसद का अपना एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स उनके अंदर में आता है उनका भी रोल रहेगा और ख़ास करके पंचायत जो बॉडी है आप लोगों का भी उतना ही रोल रहेगा।
सो इस प्रकार से प्लानिंग को हम लोग फ्यूचर में और भी इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में मैं आगे लेके जाने वाला हूँ। अभी जिस प्रकार से मैंने कहा कि अरुणाचल में फाइनेंसिस का जो सुधार हो रहा है, पैसा का कमी अभी अरुणाचल का पास में नहीं है। पैसा अगर अच्छा से हम लोग प्लानिंग करें तो पैसा का कमी नहीं है। अभी पिछले 8-9 सालों का जो हम लोगों का प्लानिंग को देखिए कि अभी हेल्थ क्षेत्र में हो, अच्छा हॉस्पिटल्स अभी हम लोग बना के लेके जा रहा है। स्कूल्स में भी हम लोग अच्छा स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग बना के लेके जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हर एक क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का हम लोग आगे लेके जा रहा है। रोड्स में देखिए, रोड्स का क्वालिटी हर एक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ के जा रहा है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट में पैसा का कमी नहीं है, हम लोगों को प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही पैसा जो है सही सेक्टर में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके लिए देखिए समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हम लोग को प्ले करना होगा। समाज जो है अपना हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट का साथ में भी आप लोगों को जुड़ना चाहिए और समाज जो है अपना सोसाइटी में जितने भी जो खराब चीज़ हो रहा है उसको भी समाज से बाहर निकालने में आप लोगों का बहुत एक्टिव रोल और पार्टिसिपेशन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे एजुकेशन का मैंने बोला, हर एक सरकार का टॉप प्रायोरिटी होता है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। तो एजुकेशन में अभी हम लोग आने वाला दिनों में हम लोगों को इस प्रकार से प्लानिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए आज हम लोग यहाँ पे कंबा में है, कंबा लिरोमावा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो यहाँ के जितने भी जो हमारा पंचायत है, यहाँ के हमारा एमएलए साहब है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडीसी और सीईओस लोग, आप लोग जो मीटिंग करेंगे डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले हम लोगों का एजुकेशन, क्योंकि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं मगर एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ जो है हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए मेरा हिसाब से। सो एजुकेशन को देखते हुए आप लोगों को हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल का आप लोगों को उसको रोड में बनाना चाहिए। प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल है या प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या जो भी गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स का क्या गैप है, उसमें मैन पावर का क्या गैप है, उसको पूरा लिस्टिंग करके उसको आप लोग सरकार में ये बेचना चाहिए। उसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भी हो गया आपका सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसमें आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर में क्या कमी है। देखिए अभी दुनिया जो है वो बदल चुका है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत तेज़ी गति से अभी दुनिया ये आगे बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए टाइम में हम लोगों का एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हम लोगों को पीछे छोड़ने नहीं देना है। हम लोगों का कोशिश ये होना चाहिए कि यहाँ का जो पेशेंट जो है खंबा एरिया का, यहाँ का खंबा का सीएचसी में ही ट्रीटमेंट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएँ तो वहाँ तक ही ट्रीटमेंट हो जाए और इफ़ रिक्वायर्ड तो पासीघाट या अपना ट्रिम्स में जाके। हम लोगों का एसएन ह्यूमन और पहले से ही मैं देखा कि एसएन अरुणाचली हमेशा ये टेंडेंसी होता है कि कुछ बीमार भी हो जाता है तो डायरेक्ट दिल्ली चलते हैं, डायरेक्ट कहीं दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएगा, दिल्ली ही जाना है। वेयरएज अभी हेल्थ में बहुत बड़ा रिफॉर्म हम लोग ने कर चुका है। आप सभी को पता है कि जो अपना तोमो रिबा हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है उसको फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वो हमने ही लेके वहाँ पे स्टार्टिंग किया 2017 ऑनवर्ड्स। इसका बाद लास्ट ईयर फर्स्ट बैच भी 100% रिजल्ट देते हुए वहाँ से पास आउट हो गया। अभी आज आप लोग थोड़ा सा ट्रिम्स में आके देखिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है, अच्छा डॉक्टर्स लोग वहाँ पे हैं। कुछ भी चीज़ होता है हम लोग दिल्ली जाना ज़रूरत नहीं होता है, कम से कम ट्रिम्स में आके एक बार इलाज तो करके देखिए, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशंस हम लोग ने बनाया हुआ है। सो उसी प्रकार से अभी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हम लोगों को और भी अच्छी प्रकार से हम लोगों को प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरत है। तो आज यहाँ पे जब आए हैं तो मैं और एक दो पॉइंट आप लोगों के बीच में रखना चाहेगा कि समाज लोग किस प्रकार से अपना जो नेगेटिव जो इफेक्ट है उसको समाज में कैसे कंट्रोल करना है और समाज से कैसे बाहर निकालना है। तपीर गाँव जी ने यहाँ से ही मेंशन किया कि ये ड्रग्स का जो मैटर है, ये मैटर जो है हर एक समाज में घुस चुका है और ये मैटर बहुत ही सीरियस है हम लोगों के लिए। अभी देखो डेवलपमेंट जब होता है
तो साथ साथ एक नेगेटिविटी भी लेके आता है। मॉडर्निटी जब होता है तो एक नेगेटिविटी भी लेके आता है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि आज से 25 साल पहले का बात कीजिए, तो वहाँ में जब डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था, तो वहाँ में हम लोग का समाज कितना हैप्पी सोसाइटी था। रोड नहीं था, लाइट नहीं था, घर घर में पानी भी नहीं था, डेवलपमेंट के नाम में कुछ भी नहीं था, अपना सिर्फ चांगर में हम लोग बैठता था। तो उसमें लेकिन हम लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना अच्छा था। अपना फैमिली में मिलजुल के बातचीत होता है, दोस्तों का बीच में मिल के बातचीत होता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट जब आना शुरू हुआ, रोड आता है, टीवी आता है, आजकल तो अभी न्यामर जी ने जो कहा कि आजकल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट वो होने का बाद दूरी ज़्यादा हो गया, कनेक्टिविटी तो बन गया, रोड्स भी बन गया, हाईवे बन गया, पूरा सड़कें जितने भी जो गांव था सड़क भी बन गया, सारा चीज़ बन गया। उससे और भी क्लोज होने का जगह में हम लोग ज़्यादा दूरी हो गया, आपस में एक दूसरे से मिलता भी नहीं है, कुछ होता है तो व्हाट्सएप कर देता है, आके बातचीत भी नहीं होता है। सो इस प्रकार से ये एक नेगेटिव इफेक्ट है डेवलपमेंट का। उस नेगेटिव इफेक्ट को सोसाइटी के हिसाब से हम लोगों को ओवरकम कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी आप लोगों को अध्ययन करना ये बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि हम हमेशा, मैं अपने आपको भी मैं सवाल करता हूँ और मैं बाकी अपने दोस्त लोगों को भी बोलता हूँ कि आखिर हम लोग जब इस दुनिया में जन्म लिया है तो किस लिए जन्म लिया है? जन्म लिया है तो ज़िंदगी जीने के लिए जन्म लिया है। जन्म लिया है तो यही मतलब यही नहीं है कि हमेशा दौड़ भाग करते रहो, फैमिली से बात मत करो, दोस्त लोगों से बात मत करो, अपना रिलेटिव से बात मत करो, हमेशा बिजी रहते रहो। बिजी होना ज़रूरी है, ये तो एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अपना ज़िंदगी को हम लोग जीना चाहिए। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग देखे आया है बिना कपड़ा का आया, जाते वक्त भी बिना कपड़ा का ही जाना है। चाहे जितना भी बिजी हो, जितना भी आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना बिजी होकर बैठता है, अपने आप के लिए टाइम निकालना है, फैमिली दोस्तों के लिए टाइम निकाल नहीं पाने से तो मैं उस लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में मैं पर्सनली को भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो हमेशा फैमिली के साथ में, दोस्तों का साथ में, अपना गाँव वालों का साथ में जो खुशी से जो जिंदगी बिताते हैं, मैं तो उसको ही सबसे सक्सेसफुल मानता हूँ। सो इस दौरान अभी मैंने जो बोल रहा था कि मॉडर्निटी के साथ में जो नेगेटिविटी, तो इस प्रकार से काफ़ी सारा नेगेटिविटी अपने साथ में जुड़ जाता है। जैसे ड्रग्स का बारे में हो गया, आज जितने भी जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में है वही अपना समाज का, अपना लोबम वेलफेयर का फ्यूचर है, वही अपना गालो समाज का, आदि समाज का, वही इस स्टेट का फ्यूचर, इस देश का फ्यूचर है। तो उस फ्यूचर जो जनरेशन्स को हम लोग ड्रग्स में ही वहाँ पे इन्वॉल्व करा के, वी कैन एक्सपेक्ट ए ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी, दिस स्टेट एंड दिस कंट्री। सो इसलिए ये ड्रग्स जो मीनेंस जो है उसको साथ देने के लिए आप लोग भी एकजुट होके और सोसाइटी का मीटिंग में आप लोग चर्चा करना चाहिए कि अपने अपने गांव लेवल में भी इसको चर्चा होना चाहिए कि आपके गांव में कितने लोग जो है वो ड्रग्स से वो अफेक्टेड हो चुका है। और ड्रग्स भी एक बीमारी की तरह है। हम लोग का कभी कभी सुनने को मिलता है कि जो ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है उसको पूरा सोसाइटी में लूक डाउन करके रख देता है, इसलिए फैमिली लोग भी उसको डिस्क्लोज कर नहीं पाता है, फैमिली लोग भी छुपा के रखता है। मगर ये चीज़ जो है ये गलत है। जिन का घर में ड्रग एडिक्ट है वो लोग बातचीत करके उसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप लोगों को लेके जाना है। यहाँ आलो में अपना जो मदर्स इनिशिएटिव्स लोग ने जो यहाँ पे ड्रग सेंटर जो रन कर रहा है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, सरकार की ओर से हम लोग उसको सपोर्ट भी कर रहा है। अगर बाहर भी लेके जाना है तो बाहर भी में भी लेके जाइए, उसके लिए भी सरकार हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मगर घर में छुपा कर रखेगा तो और भी डेंजरस होगा, और भी डेंजरस इसलिए होगा क्योंकि वो फिर कहीं घर से बाहर चला जाएगा, फिर दोस्त लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेगा, तो ये नंबर जो है मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। इसलिए उसको हमेशा बंद करने के लिए लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट कि मेरा घर में भी इस प्रकार से है, इसका इलाज क्या है, हम लोग को क्या करना चाहिए। तो पूरा समाज आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और सरकार भी हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये इशू जो है एक मेजर इशू है,
इसमें हम लोग इसको हम लोग डिस्कस करना चाहिए। और आज यहाँ लोबोम वेलफेयर के प्रेसिडेंट अपना हेंतो कारगा जी भी यहाँ पे है और गालो वेलफेयर सोसाइटी के अपना प्रेसिडेंट माननीय एते साहब भी यहाँ पे है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाला दिनों में जो GWS का जो कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि गालो समाज जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश में, और आप लोगों का इतना क्वालिफाइड लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी सबसे ज़्यादा तो अरुणाचल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रूप में अपना गालो समाज से ही आप लोग वहाँ पे सर्व करते हैं। एजुकेशन में हो, हर एक क्षेत्र में हो, आप लोग बहुत पहले से ही बाकी कम्युनिटी या बाकी ट्राइब से आप लोग पहले से ही एजुकेशन में भी आप लोगों को एंट्री मिला है। तो आप लोग एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है गालो समाज। तो GWS कॉन्फ्रेंस में आप लोग एक मॉडलिटी बनाना है, अपना हिसाब से पहले उसको आप लोग पायलट बेसिस में आप लोगों के एरिया में रन कीजिए कि ड्रग्स को हम लोग सोसाइटी के साथ में मिलके कैसे कंट्रोल किया जाता है। उस रोल मॉडल सक्सेस को बाकी अरुणाचल के ट्राइब्स लोग रेप्लिकेट करना चाहिए। तो ये मैं अनुरोध करना चाहेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो बात है कि हम सब लोग अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो कल्चर और हमारा जो ट्रेडिशन, ये हम लोगों का आइडेंटिटी है। और उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। मैं ट्राइब में मोनपा ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ज़रूर हूँ। अगर ट्राइब में देखा जाने से मैं मोनपा ट्राइब हो गया और आप लोग गालो ट्राइब हो गया। अभी गालो ट्राइब का जो आप लोगों का जो पुराना कल्चर और ट्रेडिशंस, अगर हमको बोलने से हम उतना बोल नहीं पाएगा। उसी प्रकार से मोनपा के बारे में अगर आप लोगों को बोलने से आप लोग बोल नहीं पाएगा। सो इसलिए ये हम लोगों को दिमाग में रखना है कि अपना ट्रेडिशंस कल्चर को अगर हम लोग नहीं बचाएगा तो बाहर के लोग आके बचा नहीं पाएगा। हम चाहने से भी हम बचा नहीं पाएगा। सरकार की ओर से हम ज़रूर मदद हम ज़रूर करेंगे बचाने के लिए, धनराशि के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम ज़रूर मदद कर सकता है। मगर उसको यंगर जनरेशन लोगों को पुराना जितने भी हमारा जो कहानी होता है, अपना सिस्टम होता है, उसको तो आप लोगों को ही बताना होता है। और इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना जो भाषा गालो में, अपना गालो भाषा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों का इस कॉन्फ्रेंस में भी सब लोग तो अपना गालो लोग है, इसका बाद जो भी कंडक्ट करेंगे आप लोग गालो भाषा से ही कंडक्ट करना। बच्चे लोग आजकल जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ लोग जब छुट्टी में आता है घर में, गांव में, उनके साथ में हमेशा आप लोग गालो भाषा से ही बात करना। जो भाषा भूल जाएगा तो वहीं से कल्चरल इरोजन जो है वहाँ से शुरुआत हो जाता है। वी शुड टेक प्राइड कि मैं एक गाला हूँ, गालो समाज से बिलोंग करता हूँ। ये हमारा मतलब सदियों से ही हमारा जो संस्कृति, परंपरा, ट्रेडिशंस, उसको कायम करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और इसका इम्पोर्टेंस को देखते हुए सरकार ने, हम लोग ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स का भी गठन किया है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक और भी सपोर्ट देने के लिए। तो इसका आधार पर आप सभी जो लोबोम वेलफेयर सोसाइटी है, अपने जितने भी जो क्लैन है, आप लोग उसका प्रति काम करना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अरुणाचल में अर्ट्सवाइल जो 5 जो रीजन हुआ करता था, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड बेस्ट रीजन जो है अपना सियांग बेल्ट है। अर्ट्सवाइल सियांग जो रीजन है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आप लोग एग्रीकल्चर में बोलिए, हॉर्टिकल्चर में बोलिए, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। पहले हम लोगों का यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होने का कारण से उसको हम लोग एक प्रोफेशनल तौर के उसमें रोल आउट कर नहीं पाया। हमारे पास ज़मीन है, सारा चीज़ है, मगर हमारे पास मार्केट नहीं था, हमारे पास रोड्स नहीं था। तो अभी नरेंद्र मोदी साहब के कृपया से हम लोगों का रोड्स बहुत अच्छा बन गया है। अभी इस पोटेंशियल को हम लोगों को एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है। उसका चलते हुए अभी अरुणाचल में बाय डिफ़ॉल्ट वी आर एन ऑर्गेनिक स्टेट, और हमारे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उनको हमने ये निर्देश देकर रखा हुआ है कि इंडिया कंट्री में, अपने इस देश में जितने भी जो बड़ा बड़ा कंपनीज है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में जो लोग डील करते हैं, उनके साथ में MOU करने के लिए अभी एग्रीकल्चर बोर्ड का मुताबिक काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में MOU हो चुका है। और यही नहीं,
नहीं बल्कि इवन बाहर में भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपना मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, मिडिल ईस्ट तरफ में फॉर दुबई साइड में हो गया, वहाँ में उन लोगों का पास में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, 100% वहाँ से वो लोग इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ के एजेंसी का साथ में भी अभी अरुणाचल सरकार ने 5 साल के लिए हम लोग ने MOU कर दिया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अभी वो लोग अरुणाचल से एक्सपोर्ट करेंगे फॉर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, दुबई के लिए भी। सो इस दिशा में अभी हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हम लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो 2016 ऑनवर्ड्स हमने काफ़ी कोशिश किया कि अपना वुमेन सेक्शन को एम्पावरमेंट करने के लिए, देश को अगर बढ़ाना है तो इकोनॉमी ठीक करना है, राज्य को बढ़ाना है तो इकोनॉमी ठीक करना है। और हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन है वो शहरों से भी ज़्यादा अपना गाँवों में बसा हुआ है। तो स्टेट का अगर हमको अपना इनकम बोलिए या अपना फिनेंशियल हालत ठीक करना है तो हमको गांव तरफ हमको देखना होगा। और ट्राइबल सोसाइटी में हमारा वुमेन सेक्शन, हमारा महिलाओं लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए महिलाओं लोगों को और भी सक्षम करने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट 2016 ऑनवर्ड्स हमने स्टेट भर में शुरुआत कर दिया। लगभग अभी अराउंड 80 या 90,000 वुमेन्स लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पे जुड़ चुका है। उनको अलग अलग स्कीम्स के जरिए से हम लोग अभी मदद कर रहा है। सो आने वाला दिनों में अपने एरिया में हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी आइडेंटिफाई कर दिया। उसका मुताबिक से आप लोग देखिए कि सरकार की ओर से और भी क्या मदद चाहिए। जो मैं प्लानिंग प्रोसेस का बारे में थोड़ा देर पहले आप लोगों को जो बताया, उसी प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड का ही जिम्मेदारी होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार इस रीजन में क्या क्या मदद कर पाना चाहिए, किस में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आने वाला दिनों में इन सारा चीज़ों का हम लोग और भी अच्छे प्रकार से प्रोफेशनल वे में हम लोग रोल आउट करेंगे। और अरुणाचल में एक रेडीमेड मार्केट तो ऑलरेडी एक्सिस्टेंस है यहाँ पे। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है। अरुणाचल में एक रेडीमेड मार्केट ऑलरेडी एक्सिस्टेंस में है, और वो कोई नहीं, हमारा CAPF के जवान्स और इंडियन आर्मी के जवान्स। अरुणाचल जो है बहुत ही एक लंबा स्टेट है, भूटान से लेके तिब्बत, चाइना से लेके म्यांमार तक यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं। आर्मी का डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे 2 कोर कमांडर का यहाँ पे फोर्स तैनात है, 3 कोर और 4 कोर। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का अरुणाचल प्रदेश में 4 चीफ इंजीनियर्स का यहाँ पे मैन पावर यहाँ पे काम कर रहा है। हमारा ITBP का तो फ्रंटियर मेन जो हम लोगों का अरुणाचल में ही यहाँ पे हेडक्वार्टर है। सो आप लोग देखिए कि यहाँ पे CAPF का जवान, BRO का और आर्मी का अवेलेबल मार्केट है। इस विषय को लेके मैं अपना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का साथ में भी बातचीत हो गया है। ऑलरेडी अभी अरुणाचल में इसका रोल आउट हम लोगों का वेजिटेबल और एग्रीकल्चर को सप्लाई का प्रोसेस, वो जो अपना फार्मर से लेते हुए अपना जवान्स को देने के लिए ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो शुरुआत हो चुका है। तो मार्केट आप लोगों को अवेलेबल किया जाएगा, और आने वाला दिनों में MSP जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी आप लोगों को दिया जाएगा सरकार की ओर से। सो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वी शुड गो इन ए वेरी बिग वे आने वाला दिनों में। और लास्ट एक बात मैं आप लोगों का यहाँ पे रखना चाहेगा स्पीच ख़त्म करने से पहले, कि आज सबसे पहले मैं लोबुम जो वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आप लोग ने, हमने जैसे कहा कि आप लोग 1 ऑफ द पायनियर्स होगा जो इस प्रकार से सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का वे बैक इन 1973-74 से। और जिस प्रकार से आप लोग ने जो काम करके आया, कभी भी आप लोग ने इसका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में होने नहीं दिया। ये वाकई ही तारीफ करने लायक है। इस प्रकार का जितने भी जो क्लाइंट बेस ऑर्गेनाइजेशंस है अरुणाचल में, वो सभी क्लाइंट बेस ऑर्गेनाइजेशंस लोग भी सीखना चाहिए। जनरली अभी एक ट्रेंड ये भी होता है कि हम लोग अलग अलग क्लाइंट्स का एपेक्स बॉडी, जैसे क्लाइंट का बॉडी हो गया, सोसाइटीज हम लोग बना लेता है। बना लेने के बाद कुछ लोग उसको मैनिपुलेट करके जब इलेक्शन आता है तो उस इलेक्शन में वो कार्ड जो है खेलना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि इस बार 2024 का इलेक्शन में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई उम्मीदवार आप लोगों का लोबम समाज से कोई खड़ा हो गया, तो बोलेगा कि हमारा लोबम समाज से एक कैंडिडेट उठ गया है, जितना भी लोबम समाज है उसको ही वोट देना है। ये डेमोक्रेसी नहीं होता है।
डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होता है 5-5 सालों में, it should be based on performance, not on clan base, not on tribe base. It should be based on परफॉर्मेंस। तो ये मैं अनुरोध करेंगे कि लोबम सोसाइटी जिस प्रकार से अपना क्लाइंट्स लोगों को लीड कर रहा है, बाकी के जो क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग भी सीखते हुए डेमोक्रेसी को किस आधार पर हम लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए। और साथ ही साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन में जो मनी कल्चर जो बोलते हैं, पैसा का प्रभाव, ये अच्छा बात नहीं है। अभी देखिए कि उस ज़माने में मतलब डेवलपमेंट भी नहीं था, करप्शन भी नहीं था, तो अभी डेवलपमेंट भी हो रहा है और मनी कल्चर भी बढ़ते जाने से तो ये तो बहुत ही ख़राब बात है। तो मनी कल्चर का तो मैं डे 1 से ही अगेंस्ट में हूँ। 2019 इलेक्शन में भी मैंने सभी जनता को रिक्वेस्ट किया, अरुणाचल में जितने भी जो हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, अपना क्रिश्चियन हो गया, अपना इंडिजिनियस फेथ हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, सभी लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों का जो रिलीजियस प्रीचिंग में भी मनी कल्चर का विरोध करके आप लोगों को बोलना चाहिए। इस बार का चुनाव में भी ऑलरेडी मैं सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैंने अनुरोध किया हुआ है कि आप लोग इसका बारे में और भी चर्चा करने के लिए। ये जो पैसा के आधार पर जो इलेक्शन होता है वो अच्छा बात नहीं होता है। ये करप्शन का सबसे जड़ है। ये करप्शन का मेन जड़ है मनी कल्चर इन पॉलिटिक्स। पैसा देने वाला ही करप्ट नहीं होता है, ये जानना ज़रूरी है। पैसा लेने वाला भी उतना ही करप्ट होता है। आप लोग सोचेंगे कि इलेक्शन में तो कैंडिडेट लोग पैसा बांध रहा है, देने वाला देने से तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम है लेने वाला को, लेकिन लेने वाला भी उतना ही करप्ट है। ये आप लोग दिमाग में रखना है और इसको आप लोग पूरे इसको बताना है कि पैसा नहीं लेना है, पैसा लेने से आप भी करप्ट है। इलेक्शन होता है डेवलपमेंट के लिए होता है। अलग अलग पार्टीज अपना मैनिफेस्टो देंगे, अलग अलग कैंडिडेट्स अपना मैनिफेस्टो देंगे, उसका आधार पर आप लोगों को वोट करना है। तो मनी कल्चर में अगर वोट करेंगे तो यहाँ तो मतलब पूरे अरुणाचल में जिसका पास पैसा है वही एमएलए बनते रहेगा, काम नहीं करेगा। और काम करेगा भी तो क्यों करेगा? क्योंकि आप लोगों ने तो जो आपका जो हक जो था वो पैसा लेके आप लोगों ने बिक्री कर दिया। मान लीजिए मैं एमएलए हूँ और मैंने जो कॉन्टेस्ट किया तो हमने वोट हमने पैसा देके खरीदा, तो हम काम क्यों करेगा? अभी गांव के लिए, शहर के लिए हम काम क्यों करेगा? क्योंकि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर करोड़ करोड़ रुपए देके हम इलेक्शन जीता है, तो उस पैसा को तो हम तो निकालेगा ना। तो ये बात, पैसा लेने के बाद आपका हक नहीं होता है एमएलए को डेवलपमेंट नहीं किया आप उंगली दिखाने के लिए। अगर आपको वाकई ही हक चाहिए कि 5 साल के लिए एमएलए को आप जब भी मिलेगा उंगली दिखा दिखा के बात करने का अगर हक चाहिए तो पैसा बिल्कुल आप लोग इसको एनकरेज मत कीजिएगा। गालो समाज बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाज है। जैसे मैंने पहले कहा, इस बार 2024 इलेक्शन में हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे गालो पूरे एरिया में मनी कल्चर का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोग एक रिफॉर्म लेने में आप लोग टॉर्च बियरर के रूप में आप लोग थोड़ा सा आगे लीड कीजिए। तो ये एक रिक्वेस्ट में पूरा समाज को हम रखना चाहेगा, मनी कल्चर को एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और अंत में यहाँ पे जो मेमोरेंडम हमारा मारी कतो मैडम जो कंबा के जेडपीएम है, इस एरिया के लिए कंबा और दारक एरिया के लिए यहाँ पे मेमोरेंडम 3 पॉइंट का यहाँ पे दिया हुआ है। और जो मेन मेमोरेंडम जो है अपना लोबम वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हेंतो करगा जी ने हमको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि सरकार का पास में फाइनेंसिस का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, इसको हम तुरंत जाके सरकार में जाके इसको हम आप लोगों को अप्रूव करके इसी साल हमने सैंक्शन करके भेजेंगे। और यहाँ मेन जो मेमोरेंडम है लोबम वेलफेयर सोसाइटी का कि कल्चरल एंड हेरिटेज सेंटर यहाँ लोबम वेलफेयर सोसाइटी हेडक्वार्टर कंबा में बनाएंगे। तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को पूछा, ये अपना हेंतो कारगा साहब को, कि इसमें कितना अमाउंट का ज़रूरत पड़ेगा? तो कारगा साहब बोला है कि 5-6 करोड़ से हो जाना चाहिए। तो मैं सोचा कि नहीं, इस बार गोल्डन जुबली तो बहुत ही स्पेशल ओकेजन होता है, इसके लिए मैं 10 करोड़ सरकार की ओर से आप लोगों को दूंगा।
अच्छा से बनाइए, क्योंकि जैसे कहा कि गोल्डन जुबली बहुत एक अच्छा एक अवसर होता है। हम सब लोग भी काफ़ी खुशनसीब है कि गोल्डन जुबली में हम सब यहाँ कंबा में बैठ के सेलिब्रेट करने में हम लोगों को मौका मिला है। नेक्स्ट सेलिब्रेशन बड़ा सेलिब्रेशन होगा 75 ईयर्स में, इसका बाद में जाके सेंटिनरी में होगा। नेक्स्ट 25 ईयर्स के बाद में जो 75 ईयर्स लोबोम वेलफेयर का जो सेलिब्रेशन होगा, तो उस वक्त का फोटोग्राफ्स और उस वक्त का सुविनियर्स के रूप में हम सब का भी फोटो आएगा होगा उसमें। सो वी आर क्वाइट लकी। तो उसके लिए मैं 10 करोड़ आप लोगों को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और यहाँ के जो विधायक जी हैं न्यामर करबक जी, उनका तो तारीफ तो क्या करना है, आप सब लोग जानते ही है। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही ऑनेस्ट और हमारा बिल्कुल बहुत ही करीब एक एमएलए है। आने वाला दिनों में आप सभी लोग हमको बोलने का ज़रूरत नहीं है, हमको पूरा पता है कि यहाँ से आप लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री देते हुए दोबारा फिर 24 में उनको आगे आप लोग भेजेंगे। और आप लोगों को देखिए, मैं बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी हूँ, पब्लिक का सेवक हूँ, काम करता हूँ, गधे की तरह मैं काम करता हूँ। मगर मैं ये भी देखता हूँ कि हमारा बात को कौन कौन सुनता है, इसका भी कैलकुलेशन करना हमको आता है। तो चुनाव के बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे कि अपना कंबा एरिया का, लिरुमोबा एरिया का हो गया और अपना जितने भी जो अपना इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हो गया, हमारा रिक्वेस्ट को सुना है कि नहीं सुना है। वैसे आज पॉलिटिकल माहौल तो नहीं है, मैंने जस्ट ये एक रिक्वेस्ट आप लोगों को किया हुआ है। पॉलिटिकल के लिए मैं दोबारा फिर यहाँ कंबा में भी आऊँगा और लिरुमोबा में भी बहुत ही जल्दी मैं वहाँ पे पॉलिटिकल रैली में एड्रेस करने आऊँगा। बाकी का इश्यूज़ जो है पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज़ को मैं वहीं एड्रेस करूंगा। तो इतना चंद शब्दों के साथ में एक बार फिर अपना प्रेसिडेंट हेंतो करगा जी, जनरल सेक्रेटरी दोगे कमदुक जी और हमारा डीआईजी साहब तोजो करगा जी और यहाँ के वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर इस गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय अरुणाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।